हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने लिटरेरी थ्योरी के सीरीज़ में स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस न्यू क्रिटिसिज्म की लेक्चर नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे। सो हम फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म में उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। A 20th century intellectual movement arguing that individual things cannot be understood in isolation. They must be studied within the larger underlying systems or structures that give them meaning. स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल चीज़ को अकेले समझने के बजाय उसके पीछे जो लार्जर सिस्टम या स्ट्रक्चर है उसके कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं तो सिर्फ उस वर्ड को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि वो दूसरे वर्ड्स के कंपैरिजन में कैसे यूज़ हो रहा है। ओके, की आइडिया है रिलेशनल मीनिंग। मीनिंग कम्स फ्रॉम डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप्स। अ वर्ड और एग्जाम्पल, अ वर्ड और कल्चरल सिंबल ओनली मीन्स व्हाट इट डज बिकॉज ऑफ हाउ इट कॉन्ट्रास्ट विथ अदर्स। अब जैसे मैं आपके स्ट्रक्चरलिज्म को डेफिनेशन में बताया, उसी तरह हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मीनिंग्स कम्स फ्रॉम डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप्स मीन्स मतलब किसी वर्ड, साइन या सिंबल का मीनिंग उसके अंदर नेचुरली फिक्स्ड नहीं होता है। उसका मीनिंग दूसरी चीज़ों से डिफरेंस और रिलेशनशिप्स के थ्रू डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, डे का मीनिंग हम नाइट के कॉन्ट्रास्ट में समझते हैं, गुड को हम बैड के कॉन्ट्रास्ट में समझते हैं, मैन को हम वेमेन के कॉन्ट्रास्ट में समझ सकते हैं। यानी मीनिंग डिफरेंस से इमर्ज होता है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सरफेस वर्सेस डीप। ऑब्जर्वेबल एक्शंस और टेक्स्ट आर जस्ट सरफेस मैनिफेस्टेशंस गवर्न्ड बाय डीप यूनिवर्सल ग्रामर और रूल्स। अब ये सरफेस और डीप क्या है? स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि जो चीज़ हमें सरफेस पर दिखाई देती है उसके पीछे उसके पीछे एक डीप स्ट्रक्चर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर में हमें एक स्टोरी, कैरेक्टर्स और इवेंट्स दिखते हैं। ओके, ये सरफेस लेवल है, लेकिन इस स्टोरीज़ के पीछे कुछ पैटर्न्स, रूल्स, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फेरी टेल्स, अलग अलग स्टोरीज़ होते हैं। ओके, लेकिन उनमें सिमिलर पैटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे एक हीरो होगा, हीरोइन होगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, स्ट्रगल्स होंगे। तो ये चीज़ें हमेशा सिमिलर होती हैं हर स्टोरीज़ में। तो ये क्या है? ये पैटर्न है, डीप स्ट्रक्चर को समझने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब डेथ ऑफ द सब्जेक्ट puts system above the individual. Humans are shaped by language and culture rather than being entirely autonomous creators. मीन्स ये स्ट्रक्चरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस है। इसमें ट्रेडिशनल थिंकिंग में हम अक्सर कहते हैं ना कि ऑथर ने ये मीनिंग क्रिएट किया। ओके, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मीनिंग मेकर नहीं है। ओके, हमारी थिंकिंग और एक्सप्रेशन को लैंग्वेज, कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जिस लैंग्वेज में सोचते और कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, उस लैंग्वेज के एग्जिस्टिंग रूल्स हमारे एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। मीन्स इंडिविजुअल, देन लैंग्वेज, फिर कल्चर, फिर सोशल स्ट्रक्चर से हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसी आइडिया को लेटर थ्योरीज में हम डेथ ऑफ द सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट करेंगे। अब इसके मेजर पायनियर्स कौन कौन थे? सबसे पहले हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्डिनेंड डी सॉसियर, लिंग्विस्टिक्स। इनका मेन कॉन्सेप्ट है साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सॉसियर के स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडेशनल माने जाते हैं, स्पेशली लिंग्विस्टिक्स में, क्योंकि हम इनको लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं। उन्होंने साइन को एक्सप्लेन किया थ्रू सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर मीन्स अगर हम कोई वर्ड कह रहे हैं तो उस वर्ड का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना वो एक सिग्निफायर है। ठीक है, एंड सिग्निफाइड मीन्स क्या हो जाएगा कि जो हमारे दिमाग में जो इमेज बना
उस इमेज का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, जो एसोसिएट कर रहा है उससे, उसको हम सिग्निफाइड बोलेंगे। इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हम एक ट्री, अगर कोई बोलता है ट्री, तो ट्री के बारे में हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगा कि हाँ ऐसा होता है एक पेड़, ठीक है। उसके बाद जो सिग्निफाइड है वो क्या है कि वो ट्री कैसा होगा, हरा हरा भरा होगा, उस पर कुछ फल लगे होंगे, है ना, वो घना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो वर्ड और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप नेचुरली फिक्स नहीं होता है, लेकिन लैंग्वेज का सिस्टम मीनिंग इस्टेब्लिश ज़रूर करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमारे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ये एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते थे और इनका मेजर कॉन्सेप्ट था मिथ्स एंड बाइनरी अपोजिशंस लाइक नेचर वर्सेस कल्चर। लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज़ को एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाई करते हैं। ओके, उन्होंने मिथ्स और कल्चर को स्टडी किया और देखा कि डिफरेंट कल्चर्स के मिथ के पीछे रेकरिंग स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स मिल सकते हैं। उनका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचर वर्सेस कल्चर, लाइफ वर्सेस डेथ, गुड वर्सेस इविल, मैन वर्सेस फीमेल, मेल वर्सेस फीमेल एंड मैनी मोर थिंग्स। मतलब हम ह्यूमन बींग्स अक्सर वर्ल्ड को अपोजिट कैटेगरीज के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, अब हमारे रोनाल्ड बार्थ्स एंड जैक्स लाका लिटरेरी एंड साइकोएनालिटिक एप्लीकेशन से बिलोंग्स करते हैं। अब रोनाल्ड बार्थ्स ने स्ट्रक्चरलिज्म को लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर पे अप्लाई किया था। उन्होंने टेक्स्ट को सिर्फ ऑथर की पर्सनल एक्सप्रेशन के रूप में नहीं देखा, बल्कि साइन और कल्चरल कोड के सिस्टम को के रूप में भी स्टडी किया। ठीक है, यानी एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट साइन, कन्वेंशन और कल्चरल मीनिंग्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, अब जैक्स लाका, अभी हम सिर्फ उनको ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। जैक्स लाका क्या था? लाका जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया को साइको एनालिसिस के साथ कंबाइन किए थे। उनका फेमस आइडिया था द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज। सिंपल मीनिंग, हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और थॉट्स भी लैंग्वेज जैसे स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो हमको सॉश्योर में हम सिग्निफायर और सिग्निफाइड को याद रखेंगे। लेवी स्ट्रॉस में याद रखेंगे कि ये एंथ्रोपोलॉजी थे, से बिलोंग करते थे और इनका फेमस कॉन्सेप्ट था मिथ। और बाथ्स में हम स्टडी करते हैं लिटरेचर एंड कल्चर के बारे में, और लाका में साइको एनालिसिस और अनकॉन्शियस के बारे में। सो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले थ्योरीज से। फर्डिनेंड डी सॉशियर, he was born in 1857 and died in 1930. He was Swiss linguist. He taught comparative philology and Sanskrit in Paris and Geneva. सॉशियर एक स्विस लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब होता है लैंग्वेज के साइंटिफिक स्टडी करने वाले स्कॉलर। सिंपल लैंग्वेज में लैंग्वेज को जो साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं उसको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। उनका मेन कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज को सिर्फ वर्ड्स की लिस्ट ना समझ के एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर सिस्टम के रूप में समझना था। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर है द पैराडॉक्स। ही पब्लिश्ड वेरी लिटिल, हिज ग्राउंड ब्रेकिंग थियरीज वर कंपाइल्ड पॉस्ट्यूमसली बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम लेक्चर नोट्स। इनके मेजर वर्क्स थे मेमोयर ऑन द प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ इंडो यूरोपियन वावेल्स, पब्लिश्ड इन 1879, and his early historical linguistics breakthrough. कंपैरेटिव फिलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है डिफरेंट लैंग्वेज को कंपेयर करके उनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप्स को स्टडी करना। फॉर एग्जांपल, स्कॉलर संस्कृत, ग्रीक, लैटिन लैंग्वेज को कंपेयर करके देखते हैं कि उनमें क्या सिमिलरिटी और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स हैं। जैसे हमारे देखोगे कि हमारे बहुत सारे रामायण या हमारे महाभारत के बहुत सारे स्टोरीज़, कुछ स्टोरीज़ हमारे मैच करते हैं ग्रीक माइथोलॉजी से, समथिंग लाइक दैट। अब है पैराडॉक्स।
ये सॉसर ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत कम पब्लिश किया था वर्क, आपको पता है, लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। उनकी फेमस बुक थी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ये पॉस्ट्यूमस पब्लिश्ड हुआ था, एंड हिज मास्टरपीस कंपाइल्ड बाय स्टूडेंट्स आफ्टर हिज डेथ विच लॉन्च्ड मॉडर्न स्ट्रक्चरलिज्म। ये वर्क जो है ये पॉस्ट्यूमस पब्लिश्ड हुआ था, जो उनके स्टूडेंट्स पब्लिश करवाए थे, और ये एक लेक्चर था, बट उनके स्टूडेंट्स जो है इसको पब्लिश करवाए, अपने खुद से नोट्स, उनके बनाए हुए नोट्स थे जिसको वो बाद में पब्लिश करवाए। नेम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, पब्लिश्ड इन 1916। अब हम बात करेंगे इनके कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स के बारे में। ये सॉसर का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये इनके स्टूडेंट्स के द्वारा पब्लिश करवाया गया था, और उनके स्टूडेंट्स का नेम याद रखना प्लीज़, चार्ल्स बेली और एल्बर्ट शायहार। Course in General Linguistics published in 1916, and it is the foundational text of modern linguistics and structuralism, because Ferdinand de Saussure never wrote a comprehensive book on his revolutionary ideas. The text was constructed and published posthumously by his former students Charles Bailey and Albert Shaher, using students' lecture notes from the 3 general linguistics courses Saussure taught at the University of Geneva between 1906 and 1911. ये एक लेक्चर फॉर्म में था जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में दिया था 1906 एंड 1911 के बीच में, और उसके बाद उनके स्टूडेंट्स चार्ल्स बेली और अल्बर्ट शायहार ने इसको पब्लिश करवाया बुक फॉर्म में। ठीक है, इनका कोर कॉन्सेप्ट जो है इस बुक में है द लिंग्विस्टिक साइन और सिग्निफायर एंड सिग्निफायर, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। और सॉसर की ये बुक आपको बताया मैंने ये कि ये पॉस्ट्यूमस पब्लिश्ड हुआ था, क्योंकि सॉसर की डेथ 1913 में ही हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये बुक खुद पब्लिश नहीं करवाई। अब सिग्निफायर और सिग्निफाइड को हम डिटेल में समझेंगे। सॉसर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में एक साइन 2 इनसेपरेबल पार्ट्स से मिलकर बना होता है, जैसे सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड, देन इसको हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, साइन। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक एप्पल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका सिग्निफायर क्या हो जाएगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस, साउंड, वर्ड, इमेज। जैसे ही कोई एप्पल हम आपको बोले तो आपके दिमाग में एक एप्पल की इमेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वो जो इमेज क्रिएट हुई उसको हम सिग्निफायर बोलेंगे, ठीक है। अब उस एप्पल के बारे में हम जब समझेंगे कि वो एक फ्रूट है, वो काफ़ी फ्रेश होगा, वो काफ़ी हेल्दी है हमारे लिए, ठीक है, वो रेड होगा, तो ये जो हम उसके बारे में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ये एक सिग्निफाइड हो जाएगा, उसका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मीन्स सिंपल भाषा में समझें तो सिग्निफायर क्या होगा, एक इमेज हो जाएगा जो हमारे दिमाग में क्रिएट हो रहा है, और सिग्निफाइड हो जाएगा जो हम उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, वो उसका सिग्निफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है द लिंग्विस्टिक साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। Saussure argued that a word is not just a label for a real world object. Instead, a science consists of 2 inseparable parts. जैसा मैंने आपको बताया कि 2 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिया था, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का, जिससे मिलके एक साइन बनता है। सिग्निफायर मतलब मैंने आपको बताया तो द एग्जॉस्टिक इमेज, द स्पोकन साउंड और रिटन लेटर्स, और सिग्निफाइड द मेंटल कॉन्सेप्ट और आइडिया। अब हम बात करेंगे द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ द साइन। देयर इज नो नेचुरल और इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ द वर्ड ट्री डज नॉट नेचुरली रिजेंबल एन एक्चुअल ट्री, इट इज़ प्योरली अ मैटर ऑफ सोशल कन्वेंशन। अब यहाँ पे सॉसर कहते हैं कि आर्बिट्रेरी का मीनिंग है नेचुरल या इनहेरेंटली फिक्स्ड नहीं है कोई भी चीज़। मीन्स सॉसर कहते हैं कि किसी वर्ड और उसके मीनिंग्स के बीच नेचुरल कनेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में हम ट्री को ट्री कहते हैं, हिंदी में इसको पेड़ कहते हैं, तो ये तो डिफ्रेंशिएट किया ना, बट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर ट्री वर्ड और एक्चुअल ट्री के बीच नेचुरल कनेक्शन होता
तो दुनिया के हर लैंग्वेज में ट्री के लिए सेम वर्ड होना चाहिए फिर, है ना। फिर ये अलग अलग लैंग्वेज में हम अलग अलग वर्ड क्रिएट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ये रिलेशनशिप सोशल कन्वेंशन के थ्रू इस्टेब्लिश होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे मीनिंग थ्रू डिफरेंस। वर्ड्स do not possess intrinsic meaning on their own. Meaning is relational and is created entirely through contrast and difference within a system. Example given, the word night means what it does specifically because it is not day. अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे। इसमें मीनिंग थ्रू डिफरेंस के बारे में बात किया गया है, और इसी के अंदर हम बात करेंगे लैंग वर्सेस परोल और सिंक्रोनस एंड डाइक्रोनस लिंग्विस्टिक के बारे में। तो सबसे पहले हम मीनिंग थ्रू डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक कोर आइडिया था सॉस्योर का, और सॉस्योर के अकॉर्डिंग किसी वर्ड का मीनिंग उसके अंदर इंडिपेंडेंटली फिक्स नहीं होता। जैसे मीनिंग दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप और डिफरेंस से आता है। जैसे हम नाइट को नाइट इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डे नहीं है। सिमिलरली हॉट के कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, कोल्ड। गुड के कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, बैड। मेल के कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, फीमेल। ब्लैक, वाइट। ये कॉन्ट्रास्ट में है एक दूसरे के। सो मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू डिफरेंस एंड कॉन्ट्रास्ट। ओके, अब हम समझेंगे लैंग वर्सेस परोल के बारे में। लैंग क्या होता है? द एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव सिस्टम ऑफ लैंग्वेज रूल्स एंड ग्रामर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। लैंग मीन्स हो जाता है यानी एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज का अंडरलाइंग सिस्टम होता है, ठीक है। यानी एक लैंग्वेज है, जैसे उसके रूल्स हैं, ग्रामर है, वोकैबलरी है, ठीक है, जो एक कम्युनिटी शेयर करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम जानते हैं कि आई एम गोइंग, ओके, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, आई एम गोइंग। लेकिन अगर हम बोलें आई गोइंग एम, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। इंग्लिश के नॉर्मल ग्रामेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है ये, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल रूल और कन्वेंशंस जो हैं ये लैंग के पार्ट हैं, ठीक है। तो लैंग का हम सिंपल डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, शेयर्ड लैंग्वेज सिस्टम एंड सिंपल एक कॉन्सेप्ट है रूल। मतलब कोई भी लैंग्वेज का रूल और ग्रामर शेयर कर रहा है वो एक लैंग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे परोल। परोल मीन्स क्या हो जाएगा, द कॉन्क्रीट इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ स्पीच एंड अटरेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। Saussure argued that linguistics should focus primarily on studying the underlying system lang. परोल का मीन्स होता है एक्चुअल इंडिविजुअल स्पीच, कि हम एक्चुअल में कैसे बात करते हैं, यानी हम रियल लाइफ में लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, आवर एक्चुअल स्पीकिंग एंड अटरेंसेस। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो मैं बोल रही हूँ तो ये परोल है। अब सेम लैंग्वेज को डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मॉल, है ना। तो ये परोल हो जाएगा कि हम एक्चुअल में कैसे किसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, वो परोल है। और जो उस लैंग्वेज का असल में रूल है उसको हम लैंग बोलेंगे। मीन्स लैंग एक सिस्टम ऑफ रूल्स है और परोल एक एक्चुअल यूज़ है उस सेंटेंस का, ओके। ये काफ़ी बार यूजीसी नेट पर पूछा गया और हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप लैंग और परोल को अच्छे से इसके एग्जाम्पल के थ्रू याद रखें। अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस एंड डाइक्रोनस लिंग्विस्टिक के बारे में। साइक्रोनिक एनालिसिस, स्टडिंग लैंग्वेज एज अ कंप्लीट फंक्शनिंग सिस्टम एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, फेवर्ड बाय स्ट्रक्चरलिस्ट। सिंक्रोनिक का मतलब हो जाता है कि लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर स्टडी करना है। जैसे इमेजिन कीजिए हम 2026 में इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि इंग्लिश 500 साल पहले कैसे पढ़ा जाता था या कैसी थी, ठीक है। हम सिंपली देख रहे हैं कि आज इंग्लिश का सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक सिंक्रोनिक एनालिसिस है, मीन्स सेम टाइम, अभी के अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं सेम टाइम पे, उसको हम सिंक्रोनिक एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है। अब डाइक्रोनिक एनालिसिस, स्टडिंग हाउ अ लैंग्वेज इवॉल्व्स एंड चेंजेस हिस्टोरिकली ओवर टाइम। अब डाइक्रोनिक का मतलब हो जाएगा लैंग्वेज का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट स्टडी करना,
यानी हम देखते हैं कि लैंग्वेज टाइम के साथ कैसे चेंज हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपने इंग्लिश लिटरेचर में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, है ना। तो ये हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुई इंग्लिश हमारे तक, अभी तक, इसको हम डायक्रॉनिक एनालिसिस बोलेंगे। और सिंक्रोनिक में क्या था कि अभी जो चल रहा है सेम टाइम पे, उसको हम सिंक्रोनिक बोलेंगे। तो डायक्रॉनिक एनालिसिस में हम लैंग्वेज के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को स्टडी करने को हम डायक्रॉनिक स्टडी बोलेंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम रशियन फॉर्मलिज्म और विक्टर सोल्स्कोवस्की के बारे में बात करेंगे। तब तक आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ एक कमेंट भी करना ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। आई नो मेरा ये नया चैनल है तो मैं परफेक्टली तरीके से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगी ताकि। तो प्लीज़ आप एक लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।